शब आवारगी पर आपका इस्तकबाल है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिंदी की मशहूर अफसाना निगार मनु भंडारी की तहरीर करदा बेहद दिलचस्प कहानी सयानी बुआ। ऐसा महसूस होता है कि हर किसी पर बुआ जी की शख्सियत का असर है। वहाँ हर काम इस कदर मुनज़्ज़म ढंग से अंजाम दिया जाता है जैसे सब मशीनें हों जो एक निज़ाम के तहत बगैर किसी रुकावट के अपना काम करती जा रही हैं। हर कोई सुबह सवेरे उठ जाता, फिर घंटा भर आंगन में चहलकदमी, उसके बाद चाय दूध मिलता, उसके बाद अन्नू की पढ़ाई का वक्त हो जाता। तभी भाई साहब भी अखबारात और दफ्तरी फाइलें वगैरह देखते थे। 9 बजे से नहाने का सिलसिला शुरू होता। बुआ जी जो कपड़े निकाल देती वही पहनना होता। फिर मुहज्जब अंदाज में आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ और नाश्ता करके काम पर जाओ। सयानी बुआ का नाम असल में सयानी था या लोगों ने उनकी समझदारी देखकर उन्हें सयानी कहना शुरू कर दिया था, ये तो मैं आज भी नहीं जानती। अलबत्ता इतना जरूर कहूंगी कि जिसने भी उनका ये नाम रखा वो बिला शुबा बड़ा जौहरी और नाम रखने में माहिर होगा। वो बचपन से ही वक्त की बहुत पाबंद थीं। अपने साजो सामान की हिफाजत करने में कोई कोताही नहीं करती थी और तरतीबो तहजीब की तो इस कदर दिलदादा थीं कि देखकर हैरत होती थी। लोग बताते हैं कि वो जो पेंसिल एक बार खरीदती वो जब तक घिसकर इतना छोटा ना हो जाए कि उसे उंगलियों के बीच पकड़ा ना जा सके तब तक उसका इस्तेमाल करती थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खो जाए या फिर उसका नोक टूट टूट कर वक्त से पहले खत्म हो जाए। जो रबर उन्होंने चौथी जमात में खरीदा था उसे 9वीं जमात में खत्म किया। उम्र गुजरने के साथ साथ उनके सयानेपन में मजीद इजाफा होता गया। फिर बुआ की जिंदगी में ऐसे शीरो शकर हुआ कि उस सयानेपन के बगैर बुआ जी का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था। उनकी एक एक बात वालिद साहब हम सब के सामने बतौर मिसाल पेश करते थे, जिसे सुनकर हम सभी यही दुआ किया करते थे कि खुदा करे वो ससुराल में ही रहें, वरना हम जैसे गैर मुनज़्ज़म और बेढंग लोगों के लिए जिंदगी अजीरन हो जाएगी। ऐसी सयानी बुआ के पास जाकर तालीम हासिल करने की तजवीज जब मेरे सामने पेश की गई तो तसव्वुर कीजिए कि मुझ पर क्या गुजरी होगी। मैंने खुले लफ्जों में इनकार कर दिया कि मुझे आगे नहीं पढ़ना, लेकिन वालिद साहब मेरी तालीम के सिलसिले में इस कदर संजीदा थे कि उन्होंने समझा कर, डांट कर और प्यार मोहब्बत से मुझे रजामंद कर ही लिया। सच कहूं तो राजी क्या कर लिया, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मजबूर कर दिया। बिलाखिर मैंने खुदा का नाम लेकर घर को अलविदा कहा और यहाँ पहुंच गई। इसमें कोई शक नहीं कि बुआ जी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, लेकिन बचपन से उनकी खुसूसियात सुन सुनकर दिल में उनकी जो सख्त गिर तस्वीर बनी थी उसमें उनकी ये मोहब्बत कहाँ खो गई मुझे पता ही न चला। अलबत्ता बुआ जी के शौहर, जिनको हम भाई साहब कहते थे, बहुत अच्छे मिजाज के आदमी थे और घर में सबसे अच्छा कोई लगता था तो वो उनकी 5 बरस की बेटी अन्नू। घर के इस बेजान और मशीनी निजाम में खुद को ढालने के लिए मुझे कितने तकलीफें उठानी पड़ी और खुद को किस कदर तब्दील करना पड़ा ये मेरा दिल ही जानता है। सबसे ज्यादा रहम अनु पर आता था। वो इस छोटी सी उम्र में ही बहुत बड़ी हो गई थी। न बच्चों जैसी शौखी, न चहचहाहट, एक नामालूम खौफ के साए में घिरी रहती थी। घर के इस माहौल में चंद दिन में ही मेरी भी शौखी खत्म हो गई। वैसे तो बुआ जी की इज़्दिवाजी जिंदगी के 15 बरस बीत चुके थे, लेकिन उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था जैसे सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो। इज़्दिवाजी जिंदगी में कदम रखने के वक्त गृहस्थी के लिए जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे आज भी उसी तरह चमक रहे थे जबकि उनका रोजाना इस्तेमाल होता था। वो खुद खड़ी होकर सारे बर्तन साफ करवाती थी, क्या मजाल कोई एक चीज भी तोड़ दे। एक बार नौकर ने सुराही तोड़ दी थी। उस छोटे से लड़के को उन्होंने उस गलती पर बहुत पीटा था।
توڑ پھوڑ سے تو انہیں سخت نفرت تھی، یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ انہیں اپنے اس انتظام و انصرام پر بہت فخر تھا۔ وہ اکثر بھائی صاحب سے کہتی تھیں کہ اگر وہ اس گھر میں نہ آتی تو پتہ نہیں بیچارے بھائی صاحب کا کیا ہوتا۔ میں من ہی من کہا کرتی تھی کہ اور تو چاہے جو بھی حالت ہوتی، لیکن ہم سب کم سے کم مٹی کے پتلے نہ ہو کر انسان ضرور ہوتے۔ بوا جی کی انتہائی چوکسی اور کھانے پینے پر بے حد کنٹرول کے باوجود انو کو بخار آیا اور تمام طرح کے علاج کرنے کرانے میں پورا مہینہ گزر گیا، مگر اس کا بخار نہیں اترا۔ ایک طرف بوا جی کی پریشانی کی کوئی حد نہ تھی اور دوسری طرف انو بالکل پیلی پڑ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کے جسم میں بخار کے جراثیم نہیں، بوا جی کی سخت گیر شخصیت کی دہشت پیوست ہے جو اسے نگلتے جا رہی ہے۔ وہ ان سے پریشان ہو کر بھی مارے ڈر کے کچھ کہہ تو سکتی نہیں تھی، اس لیے خود ہی میں گھلتی جا رہی ہے۔ بالآخر ڈاکٹروں نے معائنہ اور جانچ و تفتیش کے بعد تجویز پیش کی کہ بچی کو پہاڑوں پر لے جایا جائے اور جس قدر ممکن ہو اسے خوش رکھا جائے، ہر کام اس کی پسند اور خواہش کے مطابق ہو، یہی اس کا صحیح علاج ہے۔ حالانکہ حقیقت میں اس کے اندر کوئی خواہش باقی ہی کہاں تھی۔ بھائی صاحب کو ایک الگ مشکل یہ درپیش تھی کہ بوا جی کے رہتے ہوئے یہ سب کچھ ناممکن تھا، کیونکہ بے خیالی ہی میں ان کی خواہش کے سامنے کسی اور کی مرضی چل ہی نہیں سکتی تھی۔ بھائی صاحب نے شاید ساری بات ڈاکٹر کو بھی بتا دی تھی، تبھی ڈاکٹر نے کہا کہ ماں کا ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ بوا جی نے سنا تو بہت ہچکچائیں، لیکن ڈاکٹر کی تجویز کے خلاف جانے کا حوصلہ پیدا نہ کر سکیں اور دل پر پتھر رکھ کر گھر پر ہی رہیں۔ انو کو پہاڑوں پر لے جانے کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ پہلے دونوں کے کپڑوں کی فہرست بنائی گئی، پھر جوتوں کی، موزوں کی، گرم کپڑوں کی، اوڑھنے اور بچھانے کے بستروں کی، برتنوں کی۔ ہر چیز رکھتے ہوئے وہ بھائی صاحب کو سخت ہدایت دیتی تھی کہ ایک بھی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو یہ فراک نہ کھو دینا، میں نے اس کی سلائی کے لیے 7 روپے دیے ہیں۔ یہ پیالے مت توڑ دینا ورنہ 50 روپے کا سیٹ خراب ہو جائے گا۔ اور ہاں، گلاس کو تم حقیر سمجھتے ہو، اس کی پرواہ ہی نہیں کرو گے، لیکن دیکھو یہ 15 برس سے میرے پاس ہے اور کہیں کوئی نشان تک نہیں ہے، توڑ دیا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہر چیز سے متعلق ہدایات دینے کے بعد وہ انو کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ کس دن کس وقت کیا کھائے گی، انہوں نے ایک مینو تیار کر دیا۔ کب کتنا گھومے گی، کیا پہنے گی، سب کچھ طے کر دیا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہی بوا جی نے انہیں ایسا باندھ دیا کہ بیچارے اپنی خواہش کے مطابق کیا خاک جئیں گے۔ سب کچھ کہہ چکی تو قدرے روحانسی آواز میں کہا، کچھ اپنا بھی خیال رکھنا، دودھ پھل برابر کھاتے رہنا۔ ہدایات کی اتنی لمبی فہرست کے بعد بھی انہیں یہی کہنا پڑا، نہ معلوم تم لوگ میرے بغیر کیسے رہو گے، میرا تو دل ہی نہیں مانتا۔ ہاں، یاد سے ہر روز ایک چٹھی بھیج دینا۔ آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب بھائی صاحب ایک نوکر اور انو کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بوا جی نے انو سے خوب پیار کیا، روئی بھی۔ ان کا رونا میرے لیے نئی بات تھی۔ اسی دن پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ ان کی سختی میں کہیں کچھ نرمی بھی چھپی ہوئی ہے۔ تانگے کو نظروں سے اوجھل ہوتے تک اسے دیکھتی رہیں، اس کے بعد کچھ دیر کے لیے بے جان سی پڑی رہیں، لیکن اگلے ہی دن گھر کا نظام معمول پر آ گیا۔ بھائی صاحب کا خط روزانہ آتا تھا جس میں انو کی صحت کی خبر ہوتی تھی۔ بوا جی بھی روزانہ ایک خط لکھتی تھی جس میں وہ اپنی زبانی ہدایات کو تحریری طور پر دہراتی تھی۔ خط کی صرف تاریخیں بدلی ہوتی تھی، بات تو شاید سب میں ایک ہی رہتی تھی۔ میرے دل میں آتا کہ کہہ دوں، بوا جی روزانہ خط لکھنے کی زحمت کیوں کرتی ہیں؟ بھائی صاحب کو ایک خط لکھ دیجئے کہ چٹھی کو موٹے کاغذ پر چپکا کر پلنگ کے پاس لٹکا لیں اور روز صبح اٹھ کر پڑھ لیا کریں۔ پر اتنی ہمت تو تھی نہیں کہ یہ بات ان سے کہہ سکوں۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد ایک دن بھائی صاحب کا خط نہیں آیا۔
अगले दिन भी नहीं आया। बुआ जी बहुत परेशान हो गई। उस दिन उनका दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। घर का नज्म ज़ब्त बिखरा बिखरा सा मालूम होने लगा। तीसरा दिन भी गुजर गया और चिट्ठी नहीं आई। अब बुआ जी की फिक्र की कोई इंतहा नहीं रही। रात को वो मेरे कमरे में आकर सोई, लेकिन पूरी रात डरावने ख्वाब देखती रही और रोती रही। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से कैद उनकी निस्वानियत फूट पड़ी थी और अपनी पूरी रफ्तार के साथ बह रही थी। वो बार बार कहती कि उन्होंने ख्वाब में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अन्नू साथ नहीं है, और उनकी आंखें भी लाल हैं और वो फूट फूट कर रो पड़ती। मैं उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से यकीन दिलाती, लेकिन वो तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। अन्नू के ख्याल और बुआ जी की यह हालत देखकर मेरा दिल भी बैठ रहा था। तभी नौकर ने भाई साहब का खत ला कर दिया। बड़ी बेचैनी और कांपते हाथों से उन्होंने खत खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांस थामे बुआ जी के मुंह की तरफ देख रही थी कि यकायक बुआ जी खत फेंक कर सर पीटती चीख कर रो पड़ी। मैं हक्का बक्का रह गई। आगे कुछ सोचने की हिम्मत ही नहीं थी। आंखों के आगे अन्नू की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब अन्नू सचमुच ही दुनिया में नहीं है? ये सब कैसे हो गया? मैंने हिम्मत करके भाई साहब का खत उठाया और पढ़ने लगी। प्यारी सयानी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें ये खत किस तरह लिखूं, किस मुंह से तुम्हें ये अफसोसनाक खबर सुनाऊं। फिर भी मेरी जान, तुम इस दर्द को सब्र से बर्दाश्त कर लेना। जिंदगी में दुख के लम्हात भी आते हैं और उन्हें हौसला मंदी के साथ बर्दाश्त करने में अजमत हयात है। ये दुनिया फानी है, जो कुछ भी बना है वो एक न एक दिन मिट जाएगा। शायद इसी हकीकत को सामने रखते हुए हमारे यहाँ कहा गया है कि दुनिया की दौलत की चाहत रखना दुख की जड़ है। तुम्हारी बहुत सारी हिदायत और अपनी पूरी चौकसी के बाद भी मैं उसे नहीं बचा सका। इसे अपनी बदनसीबी के सिवा और क्या कहूं। ये सब मेरे अपने हाथों ही होना था। नम आंखों के सबब लफ्जों की शक्ल अयां होती जा रही थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी जिंदगी में ये पहला मौका था कि मैं किसी की मौत की खबर इस तरह पढ़ रही थी। मेरी निगाहें जल्द ही खत के आखिरी हिस्से पर जा पड़ी। सब्र करना मेरी जान, जो कुछ हुआ उसे बर्दाश्त करना और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे आपके 50 रुपए के सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अन्नू ठीक है, हम जल्द ही रवाना होने वाले हैं। 1 मिनट के लिए मैं हैरान खड़ी रही। समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या से क्या हो गया। ये दूसरा झटका था। जैसे ही कुछ समझी, मैं जोर से हंस पड़ी। बुआ जी को इस हकीकत से किस तरह आगाह किया, वो मैं कोशिश करके भी बयान नहीं कर सकती। लेकिन हकीकत जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह पीटने वाली बुआ जी 50 रुपए वाले सेट के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी, बल्कि दिल खोल कर हंस रही थी, जैसे उन्हें जन्नत का खजाना मिल गया हो। बस इतनी सी थी ये कहानी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।